आज हम लेकर के आए हैं ट्रांसलेशन पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम ये बताएंगे कि जो अंग्रेजी का वाक्य होता है, जो इंग्लिश सेंटेंस होता है, उसमें 9 प्रकार के शब्द आते हैं। यानी कितना भी छोटा वाक्य हो, कितना भी बड़ा वाक्य हो, निम्न जो 9 प्रकार हैं शब्दों के, उन्हीं में से कोई ना कोई शब्द मिल करके शब्दों का जो समूह है वो सेंटेंस का निर्माण करता है। जैसे चाहे नाउन हो सकता है, कोई वर्ड प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यानी इन 9 जो शब्दों के भेद हैं, इनमें से कोई ना कोई वर्ड सेंटेंस में प्रयोग होगा। हमें ग्रामर में समझने के लिए, ट्रांसलेशन समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कैसे समझें कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव या दूसरे जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनमें से कौन सा है। अगर हम ये पता लगा लेते हैं कि जो ये शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ट्रांसलेशन करने में, ग्रामर को समझने में, ट्रांसलेशन को समझने में हमें बहुत आसानी होती है। अब हम सबसे पहले ये बताएंगे कि जो नाउन है, जो हमारा वर्ड है नाउन, संसार में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, नदी हो, पहाड़ हो, टेबल हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, वो सभी नाउन होती हैं। ये हमें ये बताती हैं कि व्यक्ति जो है उसका नाम दिया है, या उसकी जाति या वर्ग से बोध हो रहा है या समूह से बोध हो रहा है, उसकी मात्रा, गुण, दोष, स्थिति, कार्य, दशा, सभी चीज़ का हमें जिससे बोध होता है वो आपकी नाउन होती है। जैसे यहाँ पे समझने के लिए चाइल्ड हुड, इससे हमें मानव अवस्था के पता चलता है कि बचपन का बोध कराता है, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन की जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनका विस्तार से हम बाद में बताएंगे। जैसे कि अगर यहाँ आ जाता है रीना, ये आपकी प्रॉपर नाउन है। क्लास आ जाता है, ये कलेक्टिव नाउन है। बॉय आ जाती है, इससे हमें एक वर्ग का बोध हो रहा है, अतः ये कॉमन नाउन है। और हॉनेस्टी आ जाती है, ये आपके एक गुण का बोध हो रहा है, अतः ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमें ये सारी चीज़ें जिनसे हमें नाम, वर्ग, समूह, मात्रा, गुण या दोष, स्थिति, कार्य, दशा, अवस्था आदि का बोध हो रहा हो, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये नाउन है। ठीक उसी प्रकार हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वाक्य है राम इज ए गुड बॉय, और अब हम राम के ऊपर दूसरा अगर वाक्य लिखते हैं तो क्या आएगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो हम ये पता चलता है इन वाक्यों से कि पहले सब ये जो दोनों वाक्य हैं वो राम के लिए आए हैं, ये प्रॉपर नाउन है, नाम दिया हुआ है, और राम के लिए फिर कौन सा प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, ही। तो जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, तो इस वाक्य में ही प्रोनाउन है। तीसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि हम कोई काम कर रहे हैं या किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है, वो आपका वर्ब होता है। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड ए वर्ब, यानी जिससे क्रियाकलाप होने का बोध हो रहा है, पता चल रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाक्य है रवि इज प्लेइंग। इस वाक्य में प्लेइंग जो शब्द दिया हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि खेलने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है, खेलने का। तो अतः यहाँ पर ये वर्ब है, जो शब्द है वो वर्ब है। ठीक उसी प्रकार हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इस क्वालिफाइज है नाउन और प्रोनाउन, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इसमें नाउन है आपकी बॉय, ये
कॉमन नाउन है, यहाँ पर कॉमन नाउन है और इसकी लड़का कैसा है, अच्छा, ये विशेषता बता रहा है। तो नाउन की जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, अतः यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है। उसी प्रकार हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एन एडवर्ब, यहाँ पे जो स्पेलिंग है एन की, वो एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, यानी किसी क्रिया या एडजेक्टिव या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो आपके एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे राम वॉक्स स्लोली, राम किस प्रकार घूम रहा है, यहाँ पे स्लोली वॉक्स क्रिया है और यानी घूमता है, ये क्रिया है और कैसे पर घूमता है, स्लोली, धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, घूमना कैसा है उसका, धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, अतः स्लोली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। ठीक उसी प्रकार हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है आर्टिकल। आर्टिकल अग्रशब्द या उपशब्द जो नाउन के आगे प्रयोग किए जाते हैं और नाउन की स्थिति बताते हैं, एक है या विशेष है, किस स्थिति में है, वहाँ पर हम ये देखते हैं और उसी के आधार पर ये लगाते हैं कि कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल जैसे दो होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन आते हैं और डेफिनेट में दा आता है। ए और एन से एक या एक होने का, कोई होने का बोध होता है, जबकि जो दा होता है उससे विशेष होने का बोध होता है। जैसे आई सॉ ए बॉय देयर, मैंने वहाँ पर एक लड़का देखा। यहाँ पे बॉय नाउन है और नाउन कितने लड़के देखे उसने, एक, और यहाँ पे वन नहीं लिखा है, जो एडजेक्टिव है उसका प्रयोग नहीं हुआ है, केवल हमें इस ए से हमें ये पता चल रहा है कि लड़का एक था, तो यहाँ पे ए आर्टिकल है। इसी प्रकार हमारा अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रपोजिशन। ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद एन अदर नाउन और ए प्रोनाउन, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले ये शब्द प्रयोग होते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से, अन्य नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, ये प्रपोजिशन होते हैं। जैसे राम इज इन द रूम, यहाँ पे दो नाउन हैं, राम और रूम, इन दोनों का संबंध है, राम और रूम का संबंध है कि राम कहाँ है, कमरे के अंदर। तो ये वर्ड जो इन है, ये वर्ड है, इससे हमें पता चल रहा है कि राम और रूम, इन दोनों का संबंध ये है कि राम कमरे के अंदर है, तो यहाँ पे इन प्रपोजिशन होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंस टुगेदर, यानी दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है, वो कंजक्शन कहलाता है। यू आर रिच एंड आई एम पुअर, यू आर रिच, यहाँ पे दो वाक्य हैं, एक तो यू आर रिच, तुम धनी हो, और दूसरा वाक्य है आई एम पुअर। इन दोनों को वाक्यों को एक वाक्य बनाया गया है जोड़ करके, एंड जोड़ करके। अब ये यू आर रिच और आई एम पुअर ये क्लाउज हो गए और ये पूरा यहाँ से लेकर के, यू से लेकर के और लास्ट तक ये आपका वाक्य हो गया। तो इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, अतः यहाँ पर एंड कंजक्शन है। ठीक उसी प्रकार हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। जो वह शब्द जो हृदय में अचानक आए सुख दुख आश्चर्य के विचारों को प्रदर्शित करता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच शोज सम सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, यानी हृदय में अचानक कोई भावना जागृत हो जाती है, विस्मय हो, आश्चर्य हो, सुख हो, दुख हो, उससे हमें ये पता चल रहा है। तो वो जो वर्ड होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे हुर्रे, यहाँ पे वर्ड है हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। तो हुर्रे से किसका बोध हो रहा है, हमें खुशी का। अचानक हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में एकदम खुशी की प्रफुल्ल भावना जागृत हुई और हमने अचानक से बोला हुर्रे, तो यहाँ पे हुर्रे है आपका इंटरजेक्शन। हमें ये समझना चाहिए जब भी हम कोई ट्रांसलेशन देखते हैं, जैसे ही सॉ ए मैन देयर, हमें यहाँ पर ये समझना अति आवश्यक है कि जो कौन सा जो वर्ड है वो आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे मान लीजिए
ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। फिर उसके बाद सो आता है, सो क्या है, वर्ब। ए क्या है, आर्टिकल। मैन क्या है, नाउन। और देयर ये एक स्थान सूचक शब्द है, ये स्थान सूचक शब्द है और इससे हमारे एडवर्ब होने का बोध हो रहा है, स्थान सूचक एडवर्ब होने का बोध हो रहा है। दूसरा वाक्य है हमारा आई एम रीडिंग इन द क्लास। यहाँ पे दूसरा वाक्य है, तो यहाँ आई प्रोनाउन हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब, इन प्रपोजिशन द आर्टिकल और क्लास नाउन। जब भी हम अंग्रेजी का कोई ट्रांसलेशन देखते हैं तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अगर हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सा शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो हमें ट्रांसलेशन करने में और उसे समझने में बड़ी आसानी होती है। रमेश इज रनिंग फास्ट, रमेश तेज दौड़ रहा है। अब यहाँ पर रमेश नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग मेन वर्ब है और फास्ट एडवर्ब है, वो फास्ट एडजेक्टिव है। तो हमें यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का विशेष ज्ञान होना चाहिए और ये समझ जो फास्ट है यहाँ पर ये क्योंकि दौड़ना यानी क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, अतः फास्ट यहाँ पे एडवर्ब होगा। ध्यान रखें इस बात को, करेक्शन करें और इन सभी एक बार फिर से रिवीजन करते हुए इनको पढ़ें और फिर पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करें। जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताए गए हैं, जब आगे चल के आपके ग्रामर का पार्ट आएगा तो उसमें प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच को विस्तार से बताने का काम किया जाएगा। तब तक आप केवल ट्रांसलेशन के हिसाब से इन पार्ट ऑफ स्पीच को केवल पहचानने और समझने तक ही अपने ज्ञान को सीमित रखें। भविष्य में या बाद में जब ग्रामर पढ़ाया जाएगा तो ग्रामर में प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच को विस्तार से बताया जाएगा।